नमस्ते एवरीवन। आज का टॉपिक है डेंगू। प्रैक्टिकली ये लेक्चर कम है और इट्स काइंड ऑफ वर्कशॉप। तो मैं कुछ केस आपको बताऊंगा और प्राइमरी जो एजेंडा है कि डेंगू पेशेंट को रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग में हम कैसे मैनेज कर पाएंगे उनके ऊपर ये मैं टॉक लेने वाला हूँ। तो कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, केस डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपके कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो भी हम कवर कर लेंगे। आपको काफी टाइम से ये नोट किया होगा आपने कि रिसेंटली डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और मलेरिया के केस कम हो रहे हैं, क्योंकि उनके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। तो बेसिकली मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलिस मॉस्किटो एंड डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। तो एडिस मॉस्किटो है, दे आर फियरलेस, दे आर डे टाइम बाइटर व्हाइल एनोफिलिस इज अ नाइट टाइम बाइटर। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट और टेम्परेचर बढ़ रहा है, उनकी इफेक्ट एनोफिलिस पे बहुत ज्यादा हो रही है, इसके लिए उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, वाइल एडिस के ऊपर इनकी कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक्टिविटी इंप्रूव होती है वैसे एनोफिलिस, क्योंकि डर्टी वाटर कलेक्शन कम होता है और एनोफिलिस डर्टी वाटर में कलेक्ट होते हैं, इसलिए एनोफिलिस के मॉस्किटो कम होते हैं। वाइल एडिस एजिप्टी इज वो क्लीन वाटर में रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है। एडिस मॉस्किटो डे टाइम बाइटर है, ऑफिस में ज्यादा टाइम लोगों को बाइट होती है। और जैसे जैसे सिटी का डेवलपमेंट होता है ऐसे ऐसे एडिस के ब्रीडिंग प्लेसेस बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि एडिस डेंगू केसेस आर राइजिंग। सो हम पहला केस डिस्कस करेंगे। ये 37 ईयर फीमेल पेशेंट है जो एक नर्सिंग होम में एडमिट थी। उनका डायग्नोसिस हुआ NS1 पॉजिटिव बाय एलाइजा। इनको फीवर था और डे 6 पे मुझे उनके प्राइमरी डॉक्टर का फोन आया कि पेशेंट को बहुत ब्रेथलेसनेस है और कफिंग हो रहा है ऑन लाइंग डाउन। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करिए, मुझे उनके जो हिमेटोक्रेट का चार्ट आप मुझे व्हाट्सअप करिए, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, देन आई कॉल यू बैक। मैंने उनका हेमाटोक्रिट ऑब्जर्व किया कि पहले 34 था, 37 था, 30, फिर सडनली जिस दिन मुझे फोन आया उस दिन अगले दिन 30 था और जिस दिन कॉल आया उस दिन 37 हो गया। तो आप देखोगे कि हिमेटोक्रिट का बहुत बड़ा जंप हुआ है। सो ये क्या होता है हिमेटोक्रिट का जंप होना? इट इज अ साइन ऑफ कैपिलरी लीक, एक्टिव कैपिलरी लीक, जो हम क्रिटिकल फेज में देखते हैं। और हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो रहा है, इसका मतलब कि जो थर्ड स्पेसिंग है बहुत एक्टिव है और दैट इज नॉट गुड। और उस दिन शाम को उनका हेमाटोक्रिट बढ़ गया, फिर पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया और फिर हमने देखा कि नहीं, पेशेंट क्रिटिकल फेज में हुआ है। तो आप मैंने उनका ट्रीटमेंट चार्ट देखा तो उनको डे 1 से IV फ्लूइड 150 ml पर आवर चालू था, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि जब पेशेंट को फ्लूइड इज नॉट नीडेड और हम बहुत ज्यादा फ्लूइड देते हैं, तो ऑलरेडी उनका इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट इज लोडेड विथ लॉट्स ऑफ फ्लूइड। और जो होता है जैसे कि ये दिन पे उनको कैपिलरी लीक चालू हुआ, उस दिन इतना सब उनके इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में पानी भरा था कि कैपिलरी लीक होने से वो सारा थर्ड स्पेसिंग होना चालू हो गया। तो इसमें हम देखते हैं प्लूरल एफ्यूजन, गॉल ब्लैडर वॉल एडिमा, रेब्डोमायोलाइसिस, पीडल एडिमा। तो ये पिक्चर आप देखो कि हम जितना पानी ज्यादा डालेंगे उतना लीक होके ये सब जगह पे जाएगा। तो हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि इनिशियल डेज में हमें फ्लूइड देना नेसेसरी नहीं है। अगर आप डेंगू के पेशेंट एडमिट करते हो तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उनको आप IV फ्लूइड दो। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। दिस इज जस्ट फॉर अ फन कि डेंगू वाले पेशेंट में जब एडमिट होते हैं तो हम देखते हैं पेशेंट पूरा पानी से भरा पड़ा है। तो ये आप समझ लीजिए कि डे 3 to डे 5 इज अ क्रिटिकल फेज। और ये फेज में सबसे ज्यादा कैपिलरी लीक होने के चांस रहते हैं। ये फेज सारे पेशेंट में होना जरूरी नहीं है, बट कुछ पेशेंट में कैपिलरी लीक बहुत ज्यादा होता है। तो प्रैक्टिकली IV फ्लूइड यही टाइम पे देना है हमको, ना प्री फेज में देना है और पोस्ट फेज में भी नहीं देना है। नॉर्मली
ये ट्रेंड था कि बहुत फ्लूइड देना है, फीवर को कंट्रोल करना है, बट एक्चुअली आपको हेमेटोक्रिट देख के फ्लूइड देना है और जस्ट सपोर्टिव मेडिसिन देना है। हम सब लोग 0.9 नॉर्मल सलाइन देते हैं, तो मेरा क्वेश्चन आप सबको ये है कि इज इट अ नॉर्मल सलाइन और एबनॉर्मल सलाइन? क्या हमको इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए? तो हम समझते हैं कि 0.9 में जो क्लोरीन कंपोनेंट है दैट इज सुपरा फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, और बहुत ज्यादा 0.9 सलाइन देने से हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। तो इनके क्या इफेक्ट रहेंगे? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिक्रीज यूरिनेशन, एब्डोमिनल पेन, नोशिया, ड्राउजीनेस, डिक्रीज मेंटल कैपेसिटी। तो ये सारे साइड इफेक्ट हम अगर बहुत ज्यादा 0.9 सलाइन देते हैं तो ये हो सकता है। तो नया कंसेप्ट ऐसा है कि आपको मॉनिटर ही करना है पेशेंट को, और रेगुलरली उनका असेसमेंट करना है, वार्निंग साइन देखना है और लैब रिपोर्ट्स देखनी है। ये एक मास्टर चार्ट मैंने बनाया है। आपको हेमेटोक्रिट देखना है, वाइटल्स देखने हैं। अगर हेमेटोक्रिट बढ़ रहा है, वाइटली अनस्टेबल है, दैट मीन्स जो हमने रिसेंटली केस देखा था, तो ये कैपिलरी लीक हो रहा है, इनको आपको आईवी फ्लूइड देना है। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ब्रेथलेसनेस है, पेशेंट को असाइटिस हो रहा है, इफ्यूजन हो रहा है, तो फिर आपको अल्बुमिन विद डायूरेटिक्स देना पड़ेगा। अगर पेशेंट का हेमेटोक्रिट बढ़ रहा है और पेशेंट स्टेबल है, इनका मतलब कि पेशेंट पानी कम पी रहा है या फिर उनको बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है। अगर हेमेटोक्रिट कम हो रहा है और वाइटली अनस्टेबल है, तो ये बहुत डेंजर साइन है। इसका मतलब है कहीं से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द साइट ऑफ ब्लीडिंग, और उनको आपको ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। लेकिन हेमेटोक्रिट कम हो रहा है और वाइटली स्टेबल है, इसका मतलब कि पेशेंट का अभी हीमोडाइल्यूशन हो रहा है, और जो थर्ड स्पेसिंग का फ्लूइड है वो वापस इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में आ रहा है। तो इनमें आपको ऑब्जर्व करना है, और अगर पेशेंट को ज्यादा हेमेटोक्रिट फॉल हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत इनको डायूरेटिक दे सकते हैं। तो ये जो सिंड्रोम है कैपिलरी लीक विथ वॉल्यूम ओवरलोड, ये हम कॉमनली प्रैक्टिस में देखते हैं। जब भी पेशेंट को आईवी फ्लूइड का जरूरत नहीं रहता है और बहुत आईवी फ्लूइड देते हैं, और सडनली हमारे पास ये पेशेंट आते हैं, तो ये टाइम पे हमें इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम भी मेंटेन करना है और थर्ड स्पेसिंग भी करना है। तो हम ये टाइम पे लेसिक्स विथ एल्ब्यूमिन देते हैं। और लेसिक्स विथ एल्ब्यूमिन देना भी आपको जुडिशियली देना पड़ेगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन कैन कॉज पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, रीनल टॉक्सिसिटी। तो विथ ऑब्जर्वेशन ये आपको देना है। डेंगू पेशेंट में ब्रेथलेसनेस होने के क्या रीजन हो सकते हैं? एक हो सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या फिर बहुत ज्यादा फ्लूइड कलेक्शन हुआ, या फिर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा और एआरडीएस। तो ये वजह से हो सकता है। हम डेंगू वाले पेशेंट को एटलीस्ट दिन में एक बार सीबीसी करना चाहिए, और आपको हेमेटोक्रिट देखना है। डेली इनपुट एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन रखना है, और डेली वेट का मॉनिटरिंग करना है। क्या सारे पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना जरूरी है? तो इनका आंसर है नहीं। अगर पेशेंट मुंह से पानी पी सकता है तो इनको आईवी फ्लूइड का जरूरत नहीं है। पेशेंट अगर स्टेबल है तो हम उनको घर पे रख के मॉनिटर कर सकते हैं। क्या हम ओपीडी पे कर सकते हैं? तो ये डिपेंड करेगा, पेशेंट अगर ओरली लिक्विड ले पा रहा है, क्या उनको वार्निंग साइन है, वाइटल्स कैसे है, और हेमेटोक्रिट कैसा है। अगर ये सब ठीक है तो आप ओपीडी पे मैनेज कर सकते हैं। अगर इसमें से एक भी अनस्टेबल है तो आपको एडमिट कर देना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जानना है कि वार्निंग साइन कौन कौन से है। तो डब्ल्यूएचओ ने उनके रिसेंट गाइडलाइन में बहुत अच्छे से वार्निंग साइन बताए हैं। तो ये कुछ वार्निंग साइन है जो हमें देखनी है। जैसे ये क्लिनिकल साइन है जिसमें रिकरेंट वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है, ब्रेथलेसनेस है, लिथार्जी है, या फिर टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कोल्ड एक्सट्रीमिटी, लिवर एनलार्ज मोर देन 2 सेंटीमीटर, अगर हेमेटोक्रिट बहुत ज्यादा है और रैपिड फॉल इन प्लेटलेट काउंट है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ वार्निंग साइन। और कहीं पे भी थर्ड स्पेसिंग दिख रहा है जैसे प्लूरल इफ्यूजन, असाइटिस, तो दैट इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन। सीवियर डेंगू तभी बोलेंगे अगर पेशेंट शॉक में है, बहुत ज्यादा इफ्यूजन और असाइटिस हुआ है, एक्टिव कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है, SGPT, SGOT more than 1000, CNS impaired, हार्ट, कार्डियोमायोपैथी, रीनल फेलियर। तो ये सब वार्निंग साइन है। अगर आप पेशेंट को ओपीडी बेस पे अगर मैनेज कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इनका रिकॉर्ड्स
घर पे मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। वो कितना पानी पीता है, कितना लिक्विड्स ले रहा है, उनका फीवर का चार्ट, इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, डेली वेट देखना है। और पेशेंट को आपको लिख के देना पड़ेगा कि इसमें से कुछ भी हुआ तो आपको अर्जेंटली आना है। जैसे वॉमिटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, सीवियर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, कहीं से भी ब्लीडिंग है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, थकान महसूस हो रही है, रेस्टलेसनेस है, अगर इसमें से कुछ भी साइन आया तो पेशेंट को अर्जेंट इंडोर होना है। तो ये आपको एक पेपर में पेशेंट को लिख के देना है। अभी डेंगू वाले पेशेंट को थोड़ी एडवाइस देनी पड़ेगी कि अगर आप घर पे है तो शेविंग नहीं करना है। आप कहीं पे भी आसपास के डॉक्टर या नर्सिंग के पास कोई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मत लेना, क्योंकि हेमेटोमा हो सकता है। आपको कोई भी डाइक्लोफिनेक सोडियम या नेप्रोसिन ऐसा कोई एनसेड्स नहीं लेने हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट डिसफंक्शन करेगा। और डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन, तो बट ऑब्वियस है इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। पेशेंट पूछेगा कि कौन कौन से लिक्विड हम ले पाएंगे, तो इसमें आप कोकोनट वाटर, ओआरएस, बटर मिल्क, बेरली वाटर और होममेड फ्रेश फ्रूट जूस लेना अलाउड है। लेकिन कमर्शियली जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहते हैं जैसे कोला है और एनी फ्लेवर्ड फ्रूट जूस जो पैकेट में मिलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, दैट कॉजेज पोलीयूरिया और दैट क्रिएट्स डिहाइड्रेशन। तो इनकी वजह से आपको पैक्ड कार्बोनेटेड फूड ड्रिंक्स नहीं देने हैं। अगर आप इंडोर करते हो तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको ऑप्टिमल हाइड्रेशन देना है, ना ज्यादा ना कम। और आपका गोल है इनका हेमेटोक्रिट को स्टेबल करना है। तो इसलिए इनका बेसलाइन हेमेटोक्रिट जानना बहुत जरूरी है। आप उनके प्रीवियस सीबीसी देख के पता चल सकता है कि उनका बेसलाइन हेमेटोक्रिट क्या है। और अगर प्रीवियस सीबीसी नहीं है तो आप उनके एज के हिसाब से आप देख लीजिए कि उनका नॉर्मल हेमेटोक्रिट इतना होना चाहिए, और उनके हिसाब से आप मैनेज करिए। दिन में 2 बार एटलीस्ट सीबीसी करना जरूरी है क्रिटिकल फेज में, जो डे 3 टू डे 7 है, जो आपको गाइड करेगा थेरापी के लिए। आपको म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीड के लिए भी देखना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है वाइटल्स एंड हेमेटोक्रिट। तो ये दोनों का यूज करके मैंने जैसे ये बताया, ये मास्टर चार्ट आपको आपके ओपीडी या आईपीडी में लगा सकते हैं, विच विल हेल्प यू इन मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर। पैरासीटामोल की भी कुछ लिमिट है, हम बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल नहीं दे पाएंगे। एटलीस्ट दिन में 3 से 4 बार आप 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल दीजिए, उनसे ज़्यादा मत दीजिए। ऑल द एनसेड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आपको डेक्सोना भी नहीं देना है काफ़ी टाइम। हम काफ़ी मैंने नर्सिंग होम में देखा है कि फीवर कंट्रोल करने के लिए एनसेड्स और डेक्सोना देते हैं, जो बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। तो रिसेंटली एक हमने पेशेंट देखा था जो बहुत सीरियस था, उनको हेमेटेमेसिस था, डिलीरियम था, हाई ग्रेड फीवर था। आप उनके लैब रिपोर्ट देखो तो मैं आपको बताऊंगा कि इनके डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट बहुत डिसफंक्शनल थे, एसजीपीटी एसजीओटी बहुत ज़्यादा था, इनका फेरिटिन भी 40,000 के रेंज में था। तो इनका क्या डायग्नोसिस हो सकता है? तो बेसिकली जब इतने टाइप के कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं, फेरिटिन बहुत ज़्यादा रहते हैं, तब हम उनका बोन मैरो करते हैं। और इनके बोन मैरो किया तो इनके बोन मैरो में हमें दिखा मैक्रोफेज। तो ये कंडीशन को बोलते हैं मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम, या फिर आप एचएलएच बोल सकते हैं। और इनके ट्रीटमेंट में हम डेक्सामेथासोन देते हैं। तो जब भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं जिनमें एसजीओटी मोर देन 10,000 रहता है, फेरिटिन मोर देन 10,000 रहता है, सडन फॉल इन प्लेटलेट काउंट है, डब्ल्यूबीसी फॉल हो रहे हैं, तभी इनकी कंडीशन को हम मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम एचएलएच बोलते हैं। और ये कंडीशन में हम हेमेटोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट का हेल्प लेके इनको मैनेज करते हैं। और एचएलएच को कैसे डायग्नोस करते हैं, तो इनके 2004 क्राइटेरिया बोलते हैं इनको। और इसमें फीवर, स्प्लीनोमेगाली, न्यू ऑनसेट ऑफ साइटोपेनिया, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, मैक्रोफेज दिख रहा है बोन मेरो में, फेरिटिन इज वेरी वेरी हाई, लो और नो इनके सेलेक्टिविटी। तो ये, बट डेंगू पेशेंट में हम कैसे सस्पेक्ट करेंगे? तो जब भी पेशेंट स्टेबल है और वापस पेशेंट को फीवर आया, पेशेंट को अनएक्सप्लेन एनीमिया है, पेशेंट के एसजीओटी एसजीपीटी 10,000 के रेंज में है, लिवर पाल्पेबल होना चालू हो गया, और उनका फेरिटिन 10,000 से ज्यादा है, तो ये कंडीशन में हमें सस्पेक्ट करना चाहिए। बट जब भी आप एचएलएच डायग्नोस करते हो उनसे पहले आपको उनके ब्लड कल्चर करने हैं, उनका सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जो भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, जस्ट टू रूल आउट कि कोई उनको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो फिर उनको आप एचएलएच ट्रीट कर सकते हो।
सीवियरिटी अगर आपको जानना है तो आप रेगुलरली फेरिटिन और एलडीएच कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छे इन्फ्लामेटरी मार्कर है डेंगू सीवियरिटी को डिफाइन करने के लिए। अभी हम डेंगू फीवर की सीवियरिटी क्लिनिकली असेस कर सकते हैं, लेबोरेटरी से असेस कर सकते हैं, सिटी स्कैन से भी असेस कर सकते हैं और फेरिटिन देख के भी हम असेस कर सकते हैं। तो अगर यंग पेशेंट है, फेरिटिन बहुत ज्यादा है, एसजीओटी हाई है, हाई ग्रेड फीवर, टॉक्सिक लुक है, तो दैट इज अ वेरी वेरी सिक पेशेंट। अभी ये नया केस देख लीजिए। 48 ईयर मेल पेशेंट है। पेशेंट को फीवर और वीकनेस 2 दिन से है, प्रोग्रेसिव थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, पेशेंट एकदम स्टेबल है और डे 5 पे उनके प्लेटलेट काउंट है सिर्फ 8000 ओनली। तो आप काफी टाइम ऐसे देखते होंगे कि प्लेटलेट काउंट बहुत कम है और पेशेंट एकदम स्टेबल है, तो ये कंडीशन में आपको क्या करना है? तो ही केम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हमने उनके वाइटल असेसमेंट किए तो वो नॉर्मल थे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी नॉर्मल था। तो रिलेटिव्स काफी टाइम बहुत एंक्शियस होते हैं, हम बोलते हैं कि कल देखेंगे सीबीसी, बढ़ जाएंगे, बट रिलेटिव बोलते हैं कि अरे सर, सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है, हमें दूसरा दिन के सीबीसी की राह देखनी है। तो ये टाइम पे हम देखते हैं कि रिलेटिव्स आर वेरी वेरी डेस्परेट, तो हमें क्या करना है? तो हमें नॉर्मली हम ये टाइप के पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट में कुछ नहीं होता है, बट वी कीप अंडर ऑब्जर्वेशन टू सी द वाइटल्स उनके, कहीं पे भी ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग पर्पज से हमें रखते हैं। तो क्या हमें उनको पीसीवी देना चाहिए? तो आइडियली गाइडलाइन ऐसी बताती है कि अगर लेस देन 20,000 है विथ ब्लीडिंग तो देना है, और अगर 10,000 के नीचे है विदाउट ब्लीडिंग तो देना है। ये पेशेंट में 8,000 थे, इसलिए हमने पीसीवी, हमने एसडीपी दिया, सिंगल डोनर प्लेटलेट, और नेक्स्ट डे पेशेंट के काउंट इंप्रूव हो गए। बट क्या हमें ऐसा है कि नहीं ही देना है? तो कुछ गाइडलाइन ऐसी बताती है कि आपको नहीं देना है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट देना है? और काफी पेशेंट के रिलेटिव हमें बहुत पूछते हैं कि सर, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट देने से कुछ बेनिफिट मिलेगा? हम मना करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमें देना है। तो थोड़े बहुत हम इनका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो बेसिकली पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट का जो भी स्टडी हुआ है उसमें ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी है, और इनका बेसिकली इट विल प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन। और कुछ स्टडीज बोलती है कि इसमें बेनिफिट मिला है, काफी स्टडीज में बोला है कि कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। तो आपको बस याद करवा दूं कि हमारा गोल क्या है पेशेंट को, तो हमारा गोल है स्टेबल हिमेटोक्रिट। हमारा गोल उनके प्लेटलेट काउंट बढ़ाना नहीं है। हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट के 10,000 के नीचे प्लेटलेट काउंट है और पेशेंट स्टेबल है, और एक पेशेंट ऐसा देखा है जिसमें बहुत ही ज्यादा प्लेटलेट है, 50,000, 60,000, और पेशेंट अनस्टेबल है। तो हमें पता है कि प्लेटलेट काउंट इज नॉट अ साइन ऑफ सीवियरिटी। तो ये आपको पहले बता देना पड़ेगा कि प्लेटलेट काउंट से सीवियरिटी डिसाइड नहीं होता है, हिमेटोक्रिट और वाइटल से ज्यादा डिसाइड होता है। और दूसरी बात है कि इनका जो डोज रहता है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट का, दैट इज 30 ml 3 times a day, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट ये टॉलरेट नहीं करते हैं, इनको गैस्ट्राइटिस और डायरिया होते हैं। तो हम हमारे मना करने के बाद काफी रिलेटिव्स ने ये दिया था और पेशेंट बहुत ही अनस्टेबल हुए थे। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इट कैन बी हार्मफुल इन सो मेनी ऑफ पेशेंट। काफी कंपनियां हैं जो ऐसे पपिया लीफ एक्सट्रैक्ट की टेबलेट भी बनाती है, और हम काफी मैंने देखा है नर्सिंग होम में देते हैं, बट इट इज ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारा गोल है फ्लूइड्स देना, वार्निंग साइन को असेस करना और डेली रिपोर्ट्स करके देखना। लेकिन क्रेडिट को दूसरे दिन अगर प्लेटलेट बढ़ते हैं तो क्रेडिट कौन लेके जाता है? पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट। और रिलेटिव ऐसा बोलते हैं देखो सर, हमने पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट दिया और प्लेटलेट काउंट बढ़ा, बट नेचुरली बॉडी अपने आप रिकवर कर लेता है। जैसे ही उनका फेज खत्म होता है, क्रिटिकल फेज, तभी नेचुरली प्लेटलेट काउंट बढ़ना चालू होता है। वो पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट देने से ना देने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो काफी टाइम पेशेंट में हमने देखा है कि रिकवरी इज स्लो। जैसे 2019 में जब इस सूरत में डेंगू आउटब्रेक हुआ था, तब वो टाइम पे काफी पेशेंट्स के प्लेटलेट बहुत स्लोली राइज हुए थे। और हमने देखा था कुछ पेशेंट में आईटीपी भी डायग्नोस हुआ था, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो हम 2 वीक तक वेट करते हैं, अगर 2 वीक के बाद भी राइज नहीं होता है तो हम हेमेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेते हैं, इसमें बोन मेरो एक बार करना पड़ता है।
अभी ये केस देख लीजिए कि 45 ईयर फीमेल पेशेंट है और डे 5 ऑफ डेंगू फीवर पे उनका ब्लड प्रेशर कम था, पल्स हाई था, और इनके तीनों के तीनों डेंगू NS1, IgG एंड IgM पॉजिटिव थे। तो अभी क्या हुआ, सेम डे इवनिंग में पेशेंट वाज ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट, पेशेंट ऑन CRRT। तो आप देखें कि डेंगू के पेशेंट बहुत ही रेपिडली डिटोरिएट होते हैं कुछ कुछ, जैसे इसमें सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ कि पेशेंट बहुत ज्यादा डिटोरिएट हुआ एंड एक्सपायर हो गया? क्योंकि वी वर डीलिंग विद द सेकेंडरी डेंगू फीवर, जिसमें IgG पॉजिटिव रहता है, NS1 NS IgM भी पॉजिटिव रहता है। दैट इज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन दैट इज मोर लिथल। तो ये सेकेंडरी डेंगू फीवर वाले पेशेंट बहुत अनस्टेबल रहते हैं, और इसलिए हमें IgG वाले पेशेंट में थोड़ा ज्यादा मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। काफी टाइम हम देखते हैं कि जैसे ये केस देख लीजिए, 32 ईयर मेल पेशेंट है जो फीवर था, उनका डायग्नोसिस हुआ डेंगू फीवर, पेशेंट स्टेबल था, लेकिन 8वें दिन पे पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हुआ और 103 का फीवर आया। और इनके हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट डाउन हो रहा है। देखिए ये हीमोग्लोबिन का आप चार्ट देखोगे तो एकदम इनका हीमोग्लोबिन फॉल हुआ ये 6 तारीख को, और इनके प्लेटलेट काउंट भी फॉल हुए। तो ये क्या हो सकता है, पेशेंट्स हीमोडाइनेमिकली स्टेबल है, हाई ग्रेड फीवर है और हेमेटोक्रिट फॉल। तो अगर आप पुराना चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी आपको क्या करना है। तो इनके केस में प्राइमरी टीम ने एंटीबायोटिक चालू कर दिया, प्रोकेसेल्टोनिन भेज दिया, और फिर मुझे कॉल किया कि आप आइए और बताइए क्या हुआ। हमने उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया और राइट एल्बो में हमें बड़ा हेमेटोमा दिखा। तो ये जैसे हीमोग्लोबिन फॉल होता है, मैंने पहले ही चार्ट में बताया था कि आपको सर्च करना है कि कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, और हेमेटोमा की वजह से पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आया। तो हमने एंटीबायोटिक स्टॉप कर दिया, और वास्कुलर इमेजिंग करने के देखा कि यहाँ पे अभी एक्टिव ब्लीड नहीं हो रहा है, तो इनको हमने कंजर्वेटिव रखा और थोड़े दिन में पेशेंट स्टेबल हो गया। तो आप अगर हमारा चार्ट फॉलो करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि डेंगू पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। नॉर्मली हम प्रोकेल्सेटोनिन सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये महंगा इन्वेस्टिगेशन है और ये फॉल्स पॉजिटिव बहुत आता है। और डेंगू पेशेंट में अगर फीवर आता है तो पहले आप असेस करिए कि इज इट बिकॉज ऑफ एनीथिंग अदर, और आप रैंडमली एंटीबायोटिक मत दीजिए। आपको हेड टू टू एग्जामिनेशन करना है। काफी पेशेंट में आप पर रेक्टल हेमेटोमा भी हो सकता है, आपको स्टूल भेजना है OBT के लिए, कोलोनोस्कोपिक सजेस्ट कर सकते हैं इनका। ब्लीडिंग को कैसे मैनेज करना है, अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो आपको HDP या RDP देना है, अगर पेशेंट DIC में है तो आपको FFP क्रायो देना है, और अगर पेशेंट का कहीं पे रप्चर हुआ है तो उनका एंजियोग्राफी करके उनको एम्बोलाइज करना है। हीमोग्लोबिन 7 से नीचे है तो ही PCV देना है, प्लेटलेट काउंट 10,000 से नीचे है तो या एक SDP या 6 RDP दे सकते हैं, अगर INR बड़ा है तो आप विटामिन K देना है। तो आप ये केस देख लीजिए कि 26 ईयर मेल पेशेंट, 3 दिन के हिस्ट्री ऑफ फीवर, उनके प्लेटलेट काउंट कम है, ल्यूकोपेनिया है, SGPT SGOT हाई है, GBO लिडिमा है, डेंगू रैपिड टेस्ट इज नेगेटिव। तो इनको आप कैसे मैनेज करोगे, देन व्हाट इज अ कॉज? तो काफी टाइम हम देखते हैं कि क्लिनिकली एकदम डेंगू जैसा लगता है लेकिन टेस्ट नेगेटिव है। तो इसमें रीजन हो सकता है आपके टेस्टिंग का मेथड कौन सा है, क्योंकि नॉर्मली जब विलेजेस है, स्मॉल नर्सिंग होम है, वहां पे कार्ड मेथड से करते हैं, जिनमें बहुत लिमिटेशन है। हम डेंगू PCR को बेस्ट टेस्ट मानते हैं जो फर्स्ट वीक में पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर डेंगू PCR अवेलेबल नहीं है तो आप डेंगू बाय इलाइजा करवा सकते हैं, जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव है। आपको ये भी याद रखना है कि NS1 एंटीजन 4 दिन तक रहता है, और उसके बाद IgM पॉजिटिव आता है। तो इनिशियली आपको फ्यू डेज में डायग्नोसिस करना है तो वो NS1 एंटीजन से होगा। ये क्रिटिकल फेज है, और ये फेज में आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा, ये फेज में ज्यादा फ्लूइड नहीं देना है, इसमें ऑप्टिमल फ्लूइड देना है, इसमें आपको फ्लूइड कट डाउन कर देना है। तो अ, हमने बीच में ऐसे काफी केसेस देखे थे जिसमें पाम एंड सोल में ऐसे रैश आए थे, इची रैश थे, बहुत ही रेडनेस था, और कंजक्टाइवल हेमरेज था। तो हमने ऐसा पिक्चर जीका वायरस में भी देखा है। तो जीका वायरस के केसेस हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी देखते हैं। ऑल्दो हमारे पास स्टैंडर्ड डायग्नोसिस करने के लिए PCR किट नहीं है, बट क्लिनिकली हम इनका मैनेजमेंट डेंगू के जैसे ही करते हैं। तो इवन पेशेंट को
अदर वायरल इलनेसेस है जो डेंगू जैसा बिहेव करती है, उनका मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। उनको हम हेमेटोक्रिट मेजर करेंगे, उनके वार्निंग साइन देखेंगे, उनको ऑप्टिमल फ्लूइड देंगे और उनके डेली असेसमेंट करेंगे लेबोरेटरी से। केस नंबर 7, 45-year female patient presented with a high-grade fever and joint pain of 3 days, and dengue IgM was positive. CBC was normal and not responding to paracetamol. So what is the diagnosis? So it is a case of चिकनगुनिया, जिसमें जिसमें बहुत ही ज्यादा ये रहता है। तो डेंगू इज अ ग्रेजुअल ऑनसेट एंड चिकनगुनिया कम्स लाइक अटैक। पेशेंट एकदम स्टेबल, डेंगू में सुबह बीमार रहता है, शाम को इल होता है, ऐसा होता है, लेकिन चिकनगुनिया एज अटैक आता है। डेंगू के पेशेंट में माइल्जिया ज्यादा होता है, चिकनगुनिया में आर्थ्राल्जिया ज्यादा होता है। डेंगू के रेस 5 to 7 डेज में दिखते हैं, चिकनगुनिया के रेस 1 to 5 डेज में दिखते हैं। डेंगू में रेट्रोऑर्बिटल पेन बहुत होता है और चिक में रेट्रोऑर्बिटल पेन कम कम होता है। डेंगू में डायग्नोसिस के लिए हम एलाइजा यूज करते हैं और चिकनगुनिया में पीसीआर करते हैं। तो एनसीएड्स आपको डेंगू में नहीं देना है, चिकनगुनिया में देना है। तो काफी टाइम पेशेंट इतने अनस्टेबल रहते हैं कि हमें ये रूल आउट करना जरूरी है कि डेंगू है या चिकनगुनिया है। तो हम काफी पेशेंट में दोनों टेस्ट भेजते हैं। 17-year फीमेल पेशेंट डेंगू NS1 पॉजिटिव। पेशेंट घर पे ट्रीटमेंट ले रहा था, बट उनका कुछ ओरल इनटेक प्रॉपर नहीं था। डे 5 पे उनको सीवियर एब्डोमिनल पेन हुआ, हेमेटोक्रिट राइज हुआ, वो पेशेंट एडमिट हुआ। जब भी सोनोग्राफी किया तो उनका एक्यूट अपेंडिसाइटिस निकला और सर्जन ने प्लान किया कि इनका अपेंडिसेक्टोमी करना है। फिर पेशेंट डिस्चार्ज लेके हमारे हॉस्पिटल में आया और हमने देखा। तो ये ये भी हम क्लासिक काफी टाइम पेशेंट में देखते हैं कि पेशेंट सीवियर एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, तो इनका मतलब कि इनको फ्लूइड बराबर नहीं दिया है। हमने उनको आईवी फ्लूइड दिया और विद इन फ्यू आवर्स में पेशेंट का एब्डोमिनल पेन चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपेंडिसाइटिस रिपोर्ट करते हैं रेडियोलॉजिस्ट, बट एक्चुअली वो ईडीमा रहता है अपेंडिक्स के अराउंड, जो इट इज अ साइन ऑफ थर्ड स्पेसिंग। सेम ईडीमा अराउंड जीबी वॉल भी रहता है, जो होता है कोलिसिस्टाइटिस। तो अगर आपका पेन आईवी फ्लूइड से रिड्यूस होता है तो इट इज अ साइन ऑफ डेंगू। तो इनका आप देख लीजिए कि ये पेशेंट को डेंगू है। लेकिन अगर पेन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको सर्च करना पड़ेगा अदर इन्फेक्टिव एटियोलॉजी। तो फिर आप इनका सीटी स्कैन करवा सकते हैं और सर्जिकल ओपिनियन ले सकते हैं। बट ये आप ध्यान में रखिए कि अगर डेंगू वाले पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है तो आप उनको थोड़ा ज्यादा फ्लूइड दीजिए, तो वो कम हो जाएगा। 7 month ऑफ एमेनोरिया डिटेक्टेड एज अ डेंगू फीवर, और इनके आप लैब टेस्ट देख लीजिए। प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी काउंट इज लो, प्लेटलेट काउंट कम है, हेमेटोक्रिट थोड़ा ज्यादा है, एसजी एसजीओटी मोर देन एसजीपीटी। और डे 7 पे पेशेंट केम विद अल्टर्ड सेंसोरियम। तो इनको नेक्स्ट डे सीएसएफ हुआ जिसमें प्रोटीन वाज हाई, सेल वर हाई, लिम्फोसाइटिक, और हमने उनका सीएसएफ भेजा फॉर डेंगू एंड चिकनगुनिया पीसीआर। तो चिकनगुनिया पीसीआर केम पॉजिटिव। सो वी वर डीलिंग विद द चिकनगुनिया एनकेफेलाइटिस इन सीएनएस, और पेशेंट को सिस्टेमिकली था डेंगू। तो ये दोनों इन्फेक्शन मैंने जैसे बोला था कि हो सकता है, इसलिए हम कॉम्बो पीसीआर भेजते हैं, दैट इज डेंगू एंड चिकनगुनिया पीसीआर टुगेदर। तो अगर एनकेफेलाइटिस है तो आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रखना है और आप इसमें न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं डेंग वैक्सिया, और ये सनोफी ने बनाई है। ये टेट्रावेलेंट लाइव वैक्सीन है, इनके 3 डोज है। तो हम डेंग वैक्सिया अवेलेबल होने के बाद क्यों नहीं ले रहे हैं? तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने वैक्सीन लिया और आपको पहले इन्फेक्शन नहीं था तो उनको हम एक्सपोजर 1 गिनेंगे। उसके बाद अगर आपको डेंगू हुआ तो दैट इज नोन एज एक्सपोजर 2। तो ये बहुत ही लिथल हो सकता है। जैसे सेकेंडरी डेंगू का फिनोमिनन ऐसा ही है कि एक बार आपको डेंगू हुआ एक सीरोटाइप से, और थोड़े एक साल के अंदर में आपको अनदर सीरोटाइप से डेंगू हुआ, तो ये लिथल डेंगू हो सकता है। लेकिन अगर आपने आपको प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है, फिर आपने वैक्सीन लिया, उसके बाद अगर आपको एक्सपोजर हुआ, तो फिर आपको इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। इनकी वजह से हमारे इंडिया में काफी लोग भी हमारा सीरोलॉजी पता नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन अभी
इसके ऊपर एक्टिव स्टेप नहीं लिए गए और एट प्रेजेंट डेंगू वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपके डेंगू पेशेंट के मैनेजमेंट में ना ही आपको पेंटोप्राजोल देना है, नहीं ओंडेन सेंट्रोन की जरूरत है, ना कोई एंटीबायोटिक की जरूरत है, ना पेन किलर लाइक डाइक्लोफिनेक सोडियम, डेक्सामेथासोन, पपाया लीफ फ्लूइड। हाँ, तो ये सब मेडिसिन का कोई जरूरत नहीं है, अनलेस कुछ वोमिटिंग है और गैस्ट्राइटिस है तो दे सकते हैं। बाकी अदर चीज आपको अवॉइड करना है। तो एक्चुअल रोल किसका है? एक्चुअल रोल है क्लिनिकल असेसमेंट का, कि आप वार्निंग साइन असेस करिए, डेली सीबीसी भेजिए, उनका फेरिटिन एलडीएच देखिए, जरूर पड़ा तो अर्ली एडमिट करिए, ऑप्टिमल आईवी फ्लूइड दीजिए, और आईडी फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट का अर्ली इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। सो आपके कंट्रोल में क्या है? फ्लूइड मैनेजमेंट करना, सुपर स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना, पेशेंट का प्रॉपर काउंसलिंग करना, मॉनिटरिंग, ये सब आपके कंट्रोल में है। जब अगर आपका स्मॉल नर्सिंग होम है, अगर आप पेरीफेरी विलेजेस में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके जो भी स्टाफ है उनको वार्निंग साइन के बारे में बताइए कि ये वार्निंग साइन है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। वाइटल्स को कैसे मॉनिटर करना है वो सिखाइए। इनपुट आउटपुट का चार्ट रखना बहुत जरूरी है, और फीवर का चार्टिंग रखना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये समरी है कि अगर वार्निंग साइन नहीं है तो आप होम केयर में रखिए, ओरली लिक्विड दीजिए और वार्निंग साइन आइडेंटिफाई करना सिखाइए। अगर पेशेंट को वार्निंग साइन है तो उनको एडमिट करिए, उनको ऑप्टिमल फ्लूइड दीजिए, और अगर पेशेंट सीवियर है तो उनको आईसीयू में एडमिट करिए और उनका मैनेजमेंट करिए। तो ये हमारा दिस इज जस्ट एग्जांपल कि हम कैसे पेशेंट को एडवाइस करते हैं। पेशेंट को सब लिख के देते हैं कि आपको कौन कौन सा फ्लूइड अलाउड है। इनको हम एक चार्ट बना के देते हैं कि आप डेली इनपुट आउटपुट चार्ट हमें भेजिए। उनको एक पेपर में लिख के देते हैं कि ये सब वार्निंग साइन है, इसमें से अगर कुछ हुआ तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में आना है। उनको हम ये भी लिख के देते हैं कि जो डाइक्लोफिनेक सोडियम है, एनसीआर से वो नहीं लेना है और सिर्फ पैरासीटामोल लेना है। अ, हमने एक डेंगू के ऊपर बुक लिखी है, और ये जो केसेस है वो सब हमारी बुक में से लिए हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे, इसमें टोटल 18 केसेस है जो डे टू डे प्रैक्टिस में आप देखते हैं, उनके ऊपर ये डिटेल में हमने बुक लिखा है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अगर बुक ऑर्डर करना है तो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, और ये नंबर दिया है, इनके ऊपर आप कॉल करके कुरियर भी मंगा सकते हैं। और थैंक यू सो मच। ये मेरा एक स्मॉल एफर्ट था कि हमने देखा है कि काफ़ी विलेजेस है, पेरिफेरल सेंटर्स है, जिसमें डेंगू के पेशेंट के आउटब्रेक मानसून के बाद बहुत देखने मिलते हैं। और हमारा गोल ये पीपीटी और ये यूट्यूब लेक्चर से ऐसा था कि एटलीस्ट पेशेंट का ऑप्टिमल मैनेजमेंट इनिशियली हो जाना चाहिए। आपको अर्ली कॉम्प्लिकेशन को आइडेंटिफाई करना है और पेशेंट को टाइमली मैनेज करना है। ये हमारा गोल था, और आई होप कि ये आपको यूजफुल रहेगा।